श्री लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे, उस वक्त रेलवे के दो होटल बीएनआर होटल पुरी और बीएनआर होटल रांची, इनको आईआरसीटीसी को ट्रांसफर किया गया था और फर्दर इनको देखभाल करने के लिए, रखरखाव रखने के लिए, इम्प्रूवमेंट करने के लिए प्राइवेट कंपनीज को लीज आउट करने की योजना थी, जिसके टेंडर इशू किए गए थे। फाइनली ये टेंडर्स नेसेस सुजाता होटल्स प्राइवेट लिमिटेड को अवार्ड हुए। प्राथमिक इंक्वायरी में ये पाया गया कि ये टेंडर अवार्ड करने में कुछ गड़बड़ियां की गई हैं और इस प्राइवेट कंपनी को फेवर्स शो किया गया है और उसकी एवज में श्री लालू प्रसाद यादव और उनकी फैमिली को पहले एक जमीन दी गई, जो बाद में पहले ये जमीन मिसेस डिलाइट मार्केटिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड ने ली, जिसकी कर्ता धर्ता सरला गुप्ता हैं, जो प्रेमचंद गुप्ता की वाइफ हैं। उस कंपनी से ये जमीन जब श्री लालू प्रसाद यादव रेलवे मिनिस्टर नहीं थे, उस दरमियान 2010 से 2014 के बीच में उनकी फैमिली की एक कंपनी है लारा प्रोजेक्ट्स, उसमें ट्रांसफर हुई। नमस्कार, मैं हूं फैज आलम फैजी और न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। ये थे सीबीआई के एडिशनल डायरेक्टर राकेश आस्थाना, जो होटल घोटाला मामले में लालू यादव के खिलाफ केस दर्ज होने और इस सिलसिले में सीबीआई की छापेमारी के बारे में बता रहे थे। दरअसल लालू प्रसाद यादव पर आरोप है कि जब वो रेल मंत्री थे तब रेलवे के होटल के आवंटन को लेकर गड़बड़ियां हुई थी, जिसको लेकर सीबीआई ने पटना समेत 12 स्थानों पर छापे मारे हैं। जाहिर सी बात है, लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार, साथ ही उनके नजदीकियों जिनमें प्रेमचंद गुप्ता भी की पत्नी सरला गुप्ता भी शामिल हैं, के खिलाफ सीबीआई की कार्रवाई से न सिर्फ बिहार बल्कि देश की राजनीति गर्माती दिखाई दे रही है। वहीं दूसरी तरफ लालू यादव ने भी सीबीआई के छापे के बाद प्रतिक्रिया दी है। 31 मई 2004 को मैं रेल मंत्री बना, उसके पहले ये सब हैंड ओवर हो चुका था। एनडीए की सरकार थी, अटल बिहारी जी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, ये सारा चीज हैंड ओवर कर दिया गया था आईआरसीटीसी को, रेलवे मंत्री को उसमें कुछ करना नहीं था। मेरे रेल मंत्री बनने से पहले ही, सुनिए थोड़ा, मेरे रेल मंत्री बनने से पहले ही एनडीए सरकार ने यह निर्णय ले चुका था, आईआरसीटी को जो भी निर्णय लेगा वो रेल मंत्री के यहाँ फाइल नहीं आती है और ना कोई दस्तखत करने के लिए आता है, कोई लेना देना नहीं है। इसी निर्णय के तहत 2006 में यह टेंडर ओपन बोली के आधार पर जो अधिक बोली लगाया था, जो हमने पता किया, उससे दिया गया। आईआरसीटीसी को लाइसेंस फी के रूप में 1 करोड़ मिल रहा है, 1 करोड़ मिल रहा है। अब ऐसे में कई तरह के सवाल भी उठते दिखाई दे रहे हैं। लालू यादव और उनकी पार्टी जहां एक तरफ इसे राजनीतिक साजिश बता रही है, तो वहीं बीजेपी या फिर लालू विरोधी पार्टी के नेता उनके खिलाफ एक अवसर के रूप में देख रहे हैं। ऐसे में दिलचस्प ये होगा कि और देखने वाली बात भी ये होगी कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रतिक्रिया इसको लेकर क्या रहती है। साथ ही ये भी देखने वाली बात होगी कि सीबीआई छापे के बाद बिहार में महागठबंधन, जो पहले ही मुश्किल राहों से गुजर रहा है, का भविष्य क्या होगा। हम इन्हीं सब मुद्दों पर न्यूज लाइन में अपने मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा की शुरुआत से पहले जो इस वक्त हमारे साथ मेहमान हैं उनका परिचय करा दें। जो इस वक्त हमारे साथ मेहमान हैं वो हैं पवन दीक्षित, कांग्रेस के नेता हैं। पवन दीक्षित, आपका बहुत बहुत स्वागत है। यासिर जिलानी बीजेपी के नेता हैं। यासिर जिलानी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फजील अहमद जनाधिकार पार्टी के प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और बिहार में इनका असर भी है। पप्पू यादव जो इनके अध्यक्ष हैं, इस पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो बिहार से आते हैं।
फजील अहमद, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा मोहम्मद इमरान हैं जो पत्रकार हैं। मोहम्मद इमरान, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हम सबसे पहले यासिर जिलानी आपके पास आएंगे और आप ही से पूछना चाहेंगे, लालू यादव का सीधा इल्जाम है कि ये जो छापेमारी हुई है केंद्र के इशारे पर हुई है, और लालू यादव का कहना है कि इसमें सीबीआई का दोष नहीं है, इसमें अमित शाह और नरेंद्र मोदी की कारगुजारी है जिसकी वजह से ये छापेमारी की गई है। हम झुकेंगे नहीं, हम लड़ते रहेंगे, हम मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन हमें झुकाया नहीं जा सकता। लेकिन साथ में एक और जोड़ता चलूं कि वेंकैया नायडू को यह सफाई देनी पड़ी है कि इसमें केंद्र सरकार का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जी, मैं आपको क्लियर बताऊं, ये उनकी अपनी हार है, हताश है, वो बहुत ही परेशान है, क्योंकि उनके इतिहास में अगर आप नजर डालेंगे, सरकार का नुमाइंदा तभी आता है अपनी बात को रखने के लिए कि कहीं कोई कंफ्यूजन ना हो लोगों के बीच में, आवाम के बीच में। तब हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं वेंकैया नायडू ने ये बात आके कही है। सीबीआई ने अपना काम किया है। क्यों किया है सीबीआई ने काम? क्योंकि उन्होंने जुर्म किया है। जुर्म कैसे किया है? आप उनके इतिहास में जाएं, 1977 में सबसे पहले वो विधायक बनते हैं। आप उनके इतिहास को जब देखेंगे तो बिल्कुल निचले स्तर की जो मध्यम वर्गीय परिवार होता है उससे ये देखिए, मुझे आपको समझना होगा इनकी सारी चीजें। जी बिल्कुल, एक सवाल मेरे जहन में आ गया कि आपने एक जुमला बोला, एक शब्द बोला कि जुर्म किया है। दरअसल ये आरोप है, एफआईआर दर्ज किया गया है, तो जुर्म की कैटेगरी में आप देखिए कि एफआईआर दर्ज हो गए बेटे के नाम पे, एफआईआर पत्नी के नाम पे, पत्नी के नाम पे, बेटे के नाम पे, खुद के नाम पे, और खुद जेल जा चुके हैं वो। ऐसा नहीं है कि ये कोई पहली बार उनके साथ कुछ होने जा रहा है। चारा घोटाला में पूरे हिंदुस्तान ने देखा है वो किस तरह से जेल काट के आए। मैं उनके इतिहास में सिर्फ इसलिए नजर डालना चाह रहा था और आपको अवगत कराना चाह रहा था और आवाम को बताना चाह रहा हूं कि आप 77 से लेकर अभी तक का उनका इतिहास जब देखेंगे, किस तरह से वो अपने धन को, अपनी जायदाद को, अपने सिस्टम को उन्होंने बढ़ाया है। आप देखिए, क्या उन्होंने कोई फैक्ट्री लगाई थी? क्या उनके बच्चे किसी इस तरह से कमर्शियल एंगल से कहीं इन्वॉल्व थे जिससे इतना पैसा आ जाता? आपने हर बारी, जब आप यूपीए सरकार में पहली बार जब आप रेल मंत्री बनते हैं, उस वक्त जो भी काम होता था, जो भी टेंडर होता था, इनका एक आदमी, जो मुझे उसके नाम लेने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, गुप्ता, वो इनका कमीशन एजेंट की तरह काम करता था। और उसी ने आज उनका खुद का किया हुआ है। उन्होंने जो बोया है वही तो काटेंगे वो, क्योंकि अब वो अपने बच्चों को भी नहीं बचा पाए। लेकिन आप किस तरह की तरबियत और किस तरह के संस्कार आप अपने परिवार में दे रहे हैं कि एक आदमी जिसका कोई बिजनेस नहीं है, कोई धंधा नहीं है, आप कहते हैं कि हमारे पास पटना में गाय के, वहां के जो लोकल लैंग्वेज में वो कहते हैं कि हमारे गाय का खटाल है, हमारे भैंसों का खटाल है, जो दूध का बिजनेस करते हैं। उससे तो आप 77 से लेके 2017 तक का उस पूरे दूध के बिजनेस का हिसाब किताब बना लीजिए आज के हिसाब से। लेकिन जितना लालू यादव के पास पैसा है, पूरे बिहार में गोपालगंज से उनकी शुरुआत होती है, उनकी पैदाइश की जगह गोपालगंज है। उन्होंने काम किया कहां पे? सोनपुर जैसी जगह से वो पहली बार एमएलए हुए, फिर वो पटना पहुंचे। छात्रविंग से वो आ रहे हैं, लेकिन छात्रविंग में जब वो छात्र नेता हुआ करते थे तब उनकी दिशा और दुर्दशा अगर आप देखेंगे, क्योंकि ये आपको जाना पड़ेगा नीचे स्तर तक, बिल्कुल जीरो। आप एक मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं और आज आप हजारों करोड़ के मालिक हैं और आपके ऊपर एक बार चारा घोटाला का इल्जाम लग चुका है जिसमें आप जेल जा चुके हैं, उसके बाद भी आप नहीं सुधरे, तो आप बचेंगे नहीं। आप देखिए, हिंदुस्तान में जो सरकार है वो पहली बार इस तरह की सरकार है कि किसी को बख्शेगी नहीं। आप किसी तरह के इल्जाम लगा दें कि हमें पर्सनल सीबीआई नहीं होती, पर्सनल किसी को अटैक नहीं करती, लेकिन आपको नहीं, मैं आपको बता रहा हूं कि देखिए, आपने अपने क्या बच्चों को क्या संस्कार दिए? आपके बच्चे मॉल बनाते हैं पटना के अंदर, गरीब जिन्होंने आपको वोट दिया आपने उनको हाशिए पे लाके रख दिया। वोट की राजनीति करते हैं? चलिए, लेकिन लालू यादव का कहना है कि 2004 में 21 मई 2004 को वो रेल मंत्री बने और 2003 में फैसला ले लिया गया था। 2006 में टेंडर आया और जो इल्जाम लगाया गया है लालू यादव पर कि इसके बदले उन्हें जमीन मिली थी, 3 एकड़ के आसपास की बात कही जा रही है, उस जमीन की रजिस्ट्री 2004 ही में हो गई थी। तो लालू यादव का कहना है कि जब 2004 में रजिस्ट्री हो गई थी, 2006 में टेंडर आया, तो फिर इसका संबंध इससे कैसे हो जाता है? 2003 में जब फैसला ले लिया गया था तो वो 21 मई 2004 में रेल मंत्री बनते हैं। ये लालू यादव का कहना है। ये लालू यादव तो अपने बचाव के लिए कुछ भी कह सकते हैं। देखिए, जब आदमी कहीं फंस जाता है, और ये कोई सीबीआई ने तो करा नहीं है, ये उन्हीं के पार्टी के नेता जो उनसे कहीं ना कहीं
उनसे नाराज हैं या उनको उन्होंने कुछ नहीं किया, वही लोग तो केस करें। आप केस के अंदर तो घुसिए जरा कि कहां से ये बात आई है। उन्हीं के पार्टी के ऊपर जो पदाधिकारी मौजूद हैं, उन्होंने कहा कि मेरा काम, उन्होंने रेलवे में मुझे नौकरी दी और मुझसे वहां पे जमीन ली। उन्होंने कहा कि मेरे साथ उन्होंने डील करी, उनके ही नेता, उनके ही। अभी एक पार्टी हुई थी उनके यहां, आपको मैं बताऊं, रमजान के ऊपर, उसमें उनके लड़कों ने एक अपने ही युवा राजद के अध्यक्ष को पीटा, मारा। इसलिए मारा कि उसने ये बात रख दी थी कि जो जमीन का सौदा हुआ था उसमें जो उसके हिस्से थे, उसके हिस्से भी उसके जो डिप्टी सीएम उसका बेटा है लालू यादव का, उसने उनको नहीं दिया उसका हिस्सा। तब ये बात सामने खुल के आई है। ये तो जब इस तरह की बात आएगी तो सीबीआई तो आपको इंसाफ दिलाने के लिए, अवाम को, हिंदुस्तान के बताने के लिए सच्चाई क्या है, इसमें मौजूदा सरकार का कहां से कोई रोल हो सकता है? आप बताएं, आप खुद ही बताएं कि इसमें मौजूदा सरकार को जो इल्जाम लगा रहे हैं, आप इंतजार कीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाएगा। और अगर उन्होंने गलत किया है तो वो जिस तरह से चारा घोटाला में जेल गए थे, इस बार भी जेल जाएंगे। चलिए ठीक है, लेकिन चलिए ठीक है, हम आएंगे पवन दीक्षित, लेकिन एक सवाल करते हैं यासिर जिलानी, और भी एक सवाल जहन में आ गया। आप तेजस्वी यादव का इस्तीफा मांग रहे हैं, तेज प्रताप का इस्तीफा मांग रहे हैं, क्यों? ये तो मोरल ग्राउंड पे उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। एफआईआर दर्ज हो गई है, मैं थोड़ी मांग रहा हूं, वहां की जनता कह रही है। नहीं, बीजेपी की तरफ से मांग की गई, बीजेपी की तरफ से मांग की गई है। इतना स्तर गिर जाएगा, बीजेपी की तरफ से मांग की गई, सुशील मोदी ने ये बात कही है। एफआईआर दर्ज हो गई है, नीतीश कुमार को या तो बर्खास्त कर देना चाहिए। असल में सवाल इसलिए था कि व्यापम में भी कुछ इसी तरह का मामला है, तब आप खामोश क्यों रहे? नहीं, उस वक्त भी हमने बोला था, व्यापम में जो चीज आई थी सामने आई थी। चौहान मुख्यमंत्री कैसे रह गए? फिर वहां भी मांग होनी चाहिए थी। उनका नाम नहीं आया था, इनके नाम पे तो सरकार दर्ज हो गई। सरकार आप देखिए, आप जब रख रहे हैं, आप सवाल कर रहे हैं, तो आपके पास सही जानकारी होनी चाहिए कि उसमें किसी का नाम नहीं आया था। शिवराज सिंह चौहान का उसमें कहीं कोई चर्चा जिक्र नहीं है। इनका तो एफआईआर में इनके लड़के का नाम आ गया जो डिप्टी सीएम मौजूद है। पवन दीक्षित, क्या जवाब होगा आपका? एक चीज हम जोड़ते चले इसमें, सुशील कुमार मोदी ने थैंक्स कहा है नीतीश कुमार को, ललन सिंह को और शिवानंद तिवारी को, जो जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं, ललन सिंह और शिवानंद तिवारी, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि इन्होंने ही उठाया था मामला, जिस तरफ इशारा कर रहे थे यासिर जिलानी, जब जेडीयू और बीजेपी गठबंधन की सरकार हुआ करती थी। ये सुशील मोदी ने थैंक्स कहा है, अब आप जवाब दीजिए। साहब, याद होगा 1-2 महीने पहले की बात है, जब आडवाणी जी और उमा भारती पर चार्जशीट दाखिल हुई थी और मैं यहीं बैठा हुआ था, फिर आपने मुझसे कहा था कि क्या उमा भारती जी को इस्तीफा देना चाहिए, तो मैंने कहा मॉरल ग्राउंड है, अगर उन्हें लगता है तो कर देना चाहिए। वैसे पार्टी का आपने मुझे बहुत प्रेशर दिया था, शायद आपको याद होगा। आज वही चीज, आज गेंद हमारे जिलानी साहब के पाले में आ गई। नहीं, अभी मैं बोलना तो नहीं चाह रहा हूं, मैं टोकना नहीं चाहता हूं, लेकिन आपको करेक्ट कर दूं। केस का आप बताइए, किस केस में उन्हें किस केस, क्रिमिनल केस है सर, बाबरी मस्जिद क्या बात, वो आस्था का सवाल है, वो आस्था का सवाल है। अगर आप इस तरह से यही बोला, आपको ये लगता है बोल के भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति को यहाँ उजागर पार्टी पूरे देश में माहौल को खराब करके जब आप बोल रहे थे ये खामोश थे, जवाब देंगे। जी पवन दीक्षित बोलिए, पवन दीक्षित बोलिए। देखिए, सबसे बड़ी बात मैं बताऊं, ये मॉरल ग्राउंड वाली बात है। अगर तेजस्वी के लिए भारतीय जनता पार्टी मांगते तो सबसे पहले उमा भारती के लिए उनको मांगना चाहिए था। आप शिवराज सिंह चौहान तो भूल जाइए। और मुझे बहुत खुशी है कि आज सीबीआई बहुत त्वरित तरीके से कार्य कर रही है कि तुरंत उन्होंने इंक्वायरी किया और एफआईआर भी दर्ज कर दिया। काश ये व्यापम में भी होता, ये डंपर घोटाले में भी होता, छत्तीसगढ़ के चावल घोटाले में भी होता। लेकिन मैं बराबरी नहीं कर रहा हूँ, ना इसका राजनीतिकरण कर रहा हूँ। गलत है तो निश्चित रूप से उन्हें सजा होनी चाहिए। अगर चीजें इन्होंने कॉन्स्पिरेसी से की हैं, जो कि करते आ रहे हैं, तमिलनाडु हो, वेस्ट बंगाल हो, या दिल्ली में परेशान करना हो, या बिहार हो, इनकी पॉलिसी नॉन बीजेपी जो आपको क्या लगता है ये साजिश है? देखिए, मैं आपको बताऊं, अगर मैं सीबीआई के नजरिए से देखता हूं और इस कॉन्स्टिट्यूशन में बिलीव करने के हिसाब से देखता हूं, तो सीबीआई को अपना काम करते देना चाहिए। जो चीजें होंगी वो क्लियर आ जाएंगी। अब मैं उलट कहूं, अगर भारतीय जनता पार्टी के वर्डों के हिसाब से कहूं कि, और अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला था कि एक पैरेट की तरह काम कर रहा है सीबीआई, तो उसके हिसाब से कहीं ना कहीं पॉलिटिकल आदमी हूं तो वो तब कही गई थी बात, जब यूपीए की सरकार थी। सुन लीजिए, मैं वही बोल रहा हूं सर, मैं बोल रहा हूं,
फिर वही बात। हाँ, बोलिए, मैंने ये नहीं बोला कि इनकी सरकार के टाइम में, मैंने सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला, अगर मैं उस तरह से कहूं तो एक संशय आता है तो मानते कि अगर हैं आप इस सुप्रीम बात कोर्ट को? के लिए अगर बोला तो गया आप है, मानते सुप्रीम कोर्ट हैं? ने- मैं वही बोल रहा हूं ना सर, है ना, मान लिया कि आपने, चलो, आप ठीक। अगर इसको पैरेट की तरह मानते हैं, चीजों को बोलते हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी बोलती थी। अब ऐसा तो नहीं कि 2014 से पहले सीबीआई कुछ अलग थी और सीबीआई आज कुछ अलग है। सीबीआई ऐसा नहीं करती है, हमारे भाई ने बोला, लेकिन आज सीबीआई अब बिल्कुल खत्म हो गया। उससे पहले सीबीआई के पूरे इस तरह से घुसे हुए थे बीजेपी वाले कि सीबीआई ही सब कुछ चला रही थी, सीबीआई बिल्कुल सारे देश में सारी चीजों को गड़बड़ कर रही थी, सीबीआई सबको बचा रही थी। और आपको याद होगा यूपीए के टाइम में ही लालू जी जेल गए थे, यूपीए के टाइम में ही सारी चीजें हुई थी। तो सारी चीजों को जब हमने किस तरीके से लिया, और उसके बाद भी लालू जी का विश्वास सीबीआई से, कॉन्स्टिट्यूशन से और कांग्रेस के साथ बराबर रहा है। तो हमारी पूरी संवेदनाएं हैं, अगर वो सही है तो निष्पक्ष रूप से क्लियर होकर सामने आए, अगर गलती कहीं से हुई है तो सजा बिल्कुल मिलनी चाहिए। लेकिन मैंने एक चीज भी बोली थी इसमें कि सुशील मोदी ने नीतीश कुमार, ललन सिंह और शिवानंद तिवारी की मेहनत रंग लाई, ये जुमले का इस्तेमाल किया है और धन्यवाद दिया है। देखिए, धार्मिक रूप से कहूं तो घर का बेदी लंका ढाता है। और इससे अलग भी एक बात और मैं आपको बता दूं, कहीं किसी के पास कोई क्लू हो ना हो, झूठ हो सच हो, लेकिन जो किसी के साथ पुराना व्यक्तिगत रूप से कोई व्यक्ति जुड़ा हुआ हो तो उसकी बात पे यकीन किया जाता है। जो शिवानंद तिवारी जी वगैरह हैं, ये पूरे पूर्व में लालू जी के साथ रहे हैं, तो उन्होंने कुछ ऐसी कुछ चीजें बोली होंगी। लेकिन नीतीश कुमार भी तो हैं, आपने कहा घर का बेदी लंका ढाए। नहीं, देखिए सुनिए, आज सुशील कुमार, अभी आपने कही, मैं वही बोल रहा हूँ, आज सुशील मोदी जी ने स्वयं बोला है कि नीतीश कुमार ने कोई भी चीजों के बारे में इंटरफेयर नहीं किया और सीबीआई ने अपनी कार्रवाई पूरी तरीके से की है। और डिप्टी सीएम है कुछ तेजस्वी, अगर डिप्टी सीएम के पास भी कुछ पावर्स होती हैं, वो भी हो सकता है उन्हें भी कोई लोकल यूनिट से पता लगता है सीबीआई की कुछ चीजें आ रही हैं। ऐसा नहीं सुबह 7:30 बजे सीबीआई इस मुद्दे पर तो कांग्रेस का बिल्कुल स्टैंड क्या है? सिंपल सी बात है, कांग्रेस मानती है ये साजिश है। मैं आपको बता रहा हूं ना, मैंने दोनों चीजें बोली। आप कॉन्स्टिट्यूशन के, हम स्पष्ट बोलिए ना, वही बोल रहा हूं सर, दोनों तरफ से कैसे देखिए बोलेंगे सुनिए, आप? क्या मैं ये कहूं कि सीबीआई कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं चल नहीं, रही आप है? बोलिए कि नहीं सही हो रहा है। मैं वही बोल रहा हूँ, गलत हो रहा है। सीबीआई सही कर रही है, सीबीआई सही कर रही है। सीबीआई के पास में अगर प्रूफ है, सीबीआई के पास में अगर प्रूफ है, सीबीआई को अपनी कार्रवाई करनी चाहिए। अगर प्रूफ नहीं है तो निश्चित रूप से आज ना कल भारतीय जनता पार्टी का सत्यानाश होना है। वो उसकी शुरुआत साथ हैरानी होती है कि कांग्रेस की सोच कहां से कहां जा रही है, कांग्रेस की सोच कहां से कहां जा रही है। वैसे मुझे हैरानी हो रही है कि ये संवेदना प्रकट किसके साथ कर रहे हैं, जो क्रिमिनल है, जो जेल जा चुका है, उसके साथ इनकी संवेदना है। बंगारू लक्ष्मण भी कहां चले गए थे? समाज की बात करते हैं, बंगारू लक्ष्मण कहां है? ठीक है, ठीक है, बंगारू लक्ष्मण क्या इजराइल की पार्टी के अध्यक्ष थे क्या? येदियुरप्पा कहां के थे? येदियुरप्पा कहां गए थे? गडकरी कहां थे? नहीं, वो इजराइल की पार्टियों के अध्यक्ष थे क्या? अरे जीजा जी बंगारू लक्ष्मण क्या चलिए, ठीक है। इजराइल में बने थे क्या? साहब जेल जाएंगे, चिंता ना और करिए। यही चीज तो है ना, आज चिंता ना उमा करिए। भारती के लिए अलग हो जाती है। चिंता ना कीजिए। वहां तो अमेरिका की पुलिस ने फजील उनके खिलाफ जनाधिकार चार्जशीट पार्टी की का है। जनाधार बिहार में है। पप्पू यादव खुद बिहार से आते हैं, वो आरजेडी में सांसद थे, अब उन्होंने अलग होकर के अपनी पार्टी बना ली है। क्या सोच रखती है जनाधिकार पार्टी? ये तमाम चीजें जो सामने आ रही हैं, खास करके सियासी नुक्ते नजर से अगर समझने की कोशिश की जाए तो देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने में ही अघोषित संपत्ति की बात उठाई थी बिहार के अंदर, और उसी पर हमारी पार्टी ने पूरे बिहार में धरना प्रदर्शन करके इस तरह के खास करके नेताओं का नाम भी लिया था कि इन नेताओं की संपत्ति की जांच की जाए। और पप्पू यादव जी ने यह कहा था कि सबसे पहले मेरी जांच की जाए, उसके बाद इन लोगों की भी जांच की जाए कि इतना पैसा कहाँ से आया। उसी के बाद सबसे पहले मिट्टी घोटाला सामने आया और उसके बाद परत दर परत खुलती चली गई। और इस देश के अंदर सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि आज लोग ये कह रहे हैं कि हमको फंसाया जा रहा है। इसलिए कहा जा रहा है कि कोई भी नेता बचा नहीं इससे, इस पूरे हम्मा में सभी नंगे हैं। इसलिए लोग सभी का मतलब ऑल पॉलिटिकल सिस्टम जो है ना, पूरा जो पॉलिटिकल सिस्टम है, आज हमारे पास भी अगर 4 गाड़ी और कोई बिजनेस नहीं है, क्या है भाई, हम एमएलए हैं तो 4 गाड़ी कहाँ से आ गई? एमएलए की तनख्वाह से तो 4 गाड़ी नहीं आ सकती। एक मुखिया हो जा रहा है तो उसके पास भी बहुत संसाधन हो जा रहा है। ये सारी चीजें हैं। अघोषित संपत्ति देश में सबसे पास किसी के पास है तो राजनेताओं के पास है। दूसरा सवाल सीबीआई की, जहां तक बात आई, आपने कहा, हमारे जिलानी भाई ने भी कहा, यही भारतीय जनता पार्टी के लोग पिछले यूपीए 2 की सरकार में कहते थे कांग्रेस इन्वेस्टिगेशन पार्टी, कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, यानी सीबीआई का नाम उन लोगों ने कांग्रेस ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन दे दिया था। आज सीबीआई अपना काम कर रही है, किसी के साथ भी हो सकता है। सवाल इस बात का नहीं है। निश्चित रूप से जिस तरह से सीबीआई का इस्तेमाल होता है, इसमें ना तो कांग्रेस बच सकती है और ना भाजपा बच सकती है। सीबीआई का पूरी तरह से दुरुपयोग होता है राजनीतिक उसके लिए, लेकिन लालू यादव को भी हम दूध का धुला नहीं कर सकते। और लालू यादव नहीं, इस देश में अगर ऐसा ही हुआ तो मैं तो समझता हूं कि एक अच्छे हिंदुस्तान की तरफ देश जा रहा है।
अगर एक नेता दूसरे नेता की पोल खोल करके उसे नंगा करके दिखावे, तो मैं तो समझता हूं कि आज सुशील मोदी बहुत भ्रष्टाचार है। लालू जी यूपीए 2 में थे, तो जिस तरह से सुशील मोदी लालू जी की परत खोल रहे हैं, लालू जी को पहले ही उनकी परत खोलना चाहिए था, लेकिन वो नहीं खोल पाए। इसलिए कि चोरे चोर मुंह से आवत भाई, तुम भी खाओ हम भी खाएं। फजील एक बात बताएं, लालू यादव विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने में जुटे हुए हैं 2019 चुनाव के मद्देनजर। बाद में भी चुनाव में हो सकता है एकजुटता बनी रहे ना रहे, वो भविष्य की बात है, लेकिन जो कोशिशें हो रही है लालू यादव की तरफ से, तमाम विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने की कोशिश कर रही है। बिहार में आपका जनाधार है, पार्टी का नाम जन अधिकार है, इसलिए जन अधिकार बार बार आ जाए। जन अधिकार पार्टी का व्यवहार क्या होगा लालू यादव के प्रति? अगर सर ये लोग जो इकट्ठा हो रहे हैं ना जी, इधर ममता बनर्जी पर जो काम हो रहा है, रेड पड़ रही है, उनके लोग जेल जा रहे हैं, इनकी प्रॉब्लम है लालू जी की, अपनी प्रॉब्लम से इकट्ठा हो रहे हैं। ये देश का कोई मुद्दा इनके साथ नहीं, आम इंसान से जुड़ी हुई किसी सवाल पर ये नहीं इकट्ठा हो रहे हैं, ये इकट्ठा हो रहे हैं अपनी समस्या को बचने के लिए। शामिल होंगे या नहीं? नहीं, हम बिल्कुल देश के साथ हैं, हम इन भ्रष्टाचारियों के साथ कभी ना शामिल थे और ना आगे होंगे। मैं बिल्कुल जो एकजुट करने की कोशिश, सर विपक्ष पार्टी किस मुद्दे पर, नहीं हम ये जानना चाहते हैं कि विपक्ष पार्टी का मुद्दा क्या है एकजुट होने आप स्पष्ट रूप से बताएं ना, आप शामिल होंगे या हम नहीं? बिल्कुल उनके साथ नहीं है। ये सारे लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। इनका रेड ना डाला जाए, इनकी संपत्ति की जांच ना की जाए, इनका घोटाले करते रहे, बंगाल में ममता दीदी जो चाहे करती रहे, उन पर कोई कार्रवाई ना हो, ये तो अच्छी बात है। चलिए मैं बधाई देता हूं कि कम से कम नेताओं पर एक शुरू हुआ काम से कम, और अगर इनके जरा भी गैरत होगी तो सत्ता में आएंगे तो ये दूसरे की परत खोले, एक दूसरे की खोलेंगे तो निश्चित रूप से अच्छे देश। मोहम्मद इमरान जी पत्रकार, मोहम्मद इमरान आप पत्रकार हैं, पत्रकार की दृष्टि से आप कैसे देखते हैं इन सब चीजों को जो ये घटनाक्रम है सामने है आपके? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा अपने पवन भाई को और जो है जिलानी साहब को कि पवन भाई की जब सरकार थी, यूपीए थी, तो इन लोगों ने सीबीआई का इस्तेमाल कर दूसरी पार्टियों को रास्ते दिखाए कि इस तरह से सीबीआई का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं जी। अब उसी को जो है दोहराते हुए बीजेपी अब ये दिखा रही है कि सीबीआई का इस्तेमाल किस हद तक किया जा सकता है। क्योंकि मैं ये मानता हूँ आज की तारीख में कोई राजनेता, कोई अभिनेता या कोई टीवी चैनल या कोई अखबार वाला जो भी बीजेपी के खिलाफ आवाज उठाता है, पता चलता है कि रातों रात एफआईआर दर्ज कर दी जाती है और सीबीआई उसके पीछे नहीं, लग आप जाती दोनों है। बात कह रहे हैं इमरान, आप ये भी कह रहे हैं कि यूपीए के जमाने में सीबीआई का दुरुपयोग होता था, उसी को आगे बढ़ा रही है इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट को सामने आके कहना पड़ा कि सीबीआई तोता है जी, और ये यूपीए के टाइम पे कहा गया है। चलिए ठीक है। या फिर बार बार ये सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं, बार बार इस तरफ इशारे क्यों किए जा रहे हैं कि साजिश रची जा रही है, जानबूझ करके ये सब किया जा रहा है, और भी बहुत सारे मुद्दे हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। लालू यादव तो खैर खूब चिल्ला के ये बात कह रहे हैं, उन्होंने आरएसएस पे इल्ज़ाम लगा दिया, उन्होंने बीजेपी पर इल्ज़ाम लगा दिया, क्या कहेंगे? देखिए इनकी बौखलाहट है लालू यादव की, मुझे हैरानी हुई मेरे युवा पत्रकार भाई जो बैठे हुए हैं कि उनकी सोच जो है वो कहीं ना कहीं उन लोगों से मिलती है जो इस तरह की बात कर रहे हैं कि सीबीआई तोता कब कहा गया? सीबीआई को तोता कांग्रेस की सरकार जब जिस तरह की वो अपने लिए वो काम कर रहे थे तब कहा गया। फजील भाई ने अभी बहुत अच्छी बात कही है। फजील भाई ने देखिए समाज को बदलाव, जब तक समाज लेकिन उन्होंने जुमला कहा है कि हम में सभी नंगे हैं। नहीं उन्होंने ये भी बात कही है, इन्हें पता ही नहीं इन्होंने कही है, फजील भाई ने भी बात कही है। नहीं उन्होंने किस लिए कही है? उन्होंने देखिए उनके पॉइंट पे आपको सोचने की जरूरत है कि उन्होंने इसलिए कहा है कि जो हालात हैं इस वक्त, जिस तरह की बातें हो रही हैं, जिस तरह से एक नेता हिंदुस्तान के अंदर, आप पॉलिटिकल सिस्टम का क्या सिंबल दिखाना चाहते हैं अपने यूथ को? जो युवा अभी आ रहा है, जो यूथ आपको देख रहा है, आप क्या इस तरह के यूथ जो डिप्टी सीएम होते हुए करप्ट आदमी हो, इस तरह का युवा आप हिंदुस्तान को ठीक है, हमें रोकना पड़ेगा, हमें ब्रेक पे जाना पड़ रहा है। चलिए ठीक है, यासिर जिलानी चलिए ठीक है, हाँ जी, हमें ब्रेक पे जी, चलिए ठीक है, आपको रोकना पड़ेगा, हमें एक छोटे से ब्रेक के लिए जाना पड़ रहा है। ये बहस हमारी जारी है, कहीं जाइएगा नहीं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं सीबीआई के छापे को लेकर के, होटल घोटाला मामले को लेकर के सीबीआई ने छापे मारे हैं। लालू प्रसाद यादव के परिवार
की अगर बात की जाए तो कुल मिलाकर 12 जगहों पर छापे मारे गए हैं। लालू यादव का कहना है कि वो फांसी के फंदे पर लटक जाएंगे लेकिन झुकेंगे नहीं। सीधा सीधा लालू यादव का इल्जाम केंद्र सरकार पर है, बीजेपी पर है, आरएसएस पर है, अमित शाह पर है और नरेंद्र मोदी पर है। जबकि वेंकैया नायडू जो केंद्रीय मंत्री, उनका कहना है कि केंद्र सरकार का इससे कुछ भी लेना देना नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि महागठबंधन का क्या होगा, नीतीश कुमार क्या फैसला लेंगे, नीतीश कुमार कौन सा कदम उठाएंगे, ये बड़ा अहम सवाल है। हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ गए हैं जिसका हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। हम उनका तारुफ करा दें फिर चर्चा को आगे बढ़ाएं। जो स्टूडियो में मौजूद हैं, हमारे साथ हैं कौसर इमाम सिद्दीकी जो आरजेडी के वरिष्ठ नेता हैं। कौसर इमाम सिद्दीकी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम शुरुआत क्यों ना कौसर इमाम सिद्दीकी से करें चूंकि आरजेडी के नेता हैं। कौसर इमाम सिद्दीकी, ये तमाम जो चीज़ें सामने आ रही हैं, जो सीबीआई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी बताई है बातें कि कहाँ क्या क्या घोटाले हुए और क्या क्या चीज़ें सामने आई। लालू यादव ने भी पलटवार किया है। हालांकि लालू यादव ने यह कहा है कि सीबीआई जो काम कर रही है वो सही है, लेकिन केंद्र सरकार की मंशा पर सवाल उठाया है, बीजेपी की मंशा पर सवाल उठाया, अमित शाह और नरेंद्र मोदी की मंशा पर सवाल उठाया है। जवाब दें। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, सच्चाई की जीत होती है और आने वाला कल में सच्चाई की जीत होगी। ये दुनिया जानती है और हिंदुस्तान इस चीज़ की गवाह है। सरकार जिसकी रही है, जो उनके खिलाफ रहा, कार्रवाई उस पर सबसे पहले होती है। इसमें कहीं से कहीं तक ये सरकार की दबाव या लालू जी कह रहे हैं कि आरएसएस और बीजेपी का हाथ है, इसमें ये हिंदुस्तान के लोग, ये इस चीज़ की गवाह हिंदुस्तान के लोग हैं। इस चीज़ की गवाह सरकारें हैं। जो भी सरकार सेंट्रल में रही है वो किसी से बदले के भाव से ये इंक्वायरी करवाती है। इसमें कहीं से कहीं तक दो रहने, अगर हिंदुस्तान में अगर आज कोई बोलने वाला है बीजेपी के खिलाफ तो वो सिर्फ एक ही चेहरा है जिसका नाम है लालू प्रसाद यादव। इस चीज की गवाह पूरी दुनिया जानती है। मैं इस चीज पे कभी भी नहीं जा सकता हूं कि इसमें आरएसएस का या ये बीजेपी का या केंद्र सरकार का हाथ नहीं है। बिल्कुल, ये तो एक एक आदमी इस चीज को जानता है, चाहे कोई सामने आके बोले या ना बोले। मगर ये इतने पीछे एक एक क्या पूरे हिंदुस्तान में एक लालू प्रसाद यादव ही ऐसे नेता हैं क्या एक घोटाला में वही जुड़े हुए हैं। यहाँ लोगों की जान ले लेके और सरकारें राज भोग रही है और लोग कह रहे हैं लालू के घोटाले हैं, लालू के ये हैं। 15 साल देश, एक बिहार एक स्टेट है जिसका मुख्यमंत्री रहे हैं, 5 साल रेल मंत्री रहे हैं। अगर क्या ये प्रॉपर्टी, ये धन दौलत दिखला रहा जो कि चारा घोटाला से लेकर मुख्यमंत्री रहते हुए चारा घोटाला में फंसाया गया, कितने रकम का चारा घोटाला था, ये तो इंसान आंखों पे पर्दा है। ये तो और नीतीश नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूं, बात हमारी खत्म होने दो आप थोड़ी सी। मैं ये कहना चाहता हूं, क्या ये चीज हिंदुस्तान के युवा, जैसे हमारे जिलानी साहब, मैं इनकी बातें सुना, युवा कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक युवा के साथ क्या हो रहा, देश किस जगह पे जा रही है, देश को कहां ले जाया जा रहा, किसी ना किसी बहाने। हम मुद्दे पे हैं, हम उस तरफ नहीं जाएंगे, हम मुद्दे पे हैं जो हमारा मुद्दा नहीं। लेकिन सिद्दीकी साहब, जो इल्जाम लगे हैं वो जमीन हस्तांतरण को लेकर इल्जाम लगे हैं कि जो होटल वाला जो मामला है वो जमीन से जुड़ा हुआ है और ये कहा गया है कि 3 एकड़ के आसपास जमीन मिली थी और उसकी कीमत 32 करोड़ होनी चाहिए जो 65 लाख में मिल गई। ये सीबीआई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बातें कही हैं। तो ये सब चीजें क्या दर्शा रही हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं आपको बताना चाहता हूं कि 3 करोड़ की जगह चीज थी, कब की थी, 32 करोड़ की, सॉरी 32 करोड़ की जगह थी, 65 करोड़ की जगह थी, 65 लाख में 32 करोड़ की जगह 65 लाख में दी गई, ये सीबीआई कह रहा। मैं आपसे बताना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं, क्या उस जगह पे जब ली गई उसका रेट किसी ने देखा था कि वो उस टाइम 32 करोड़ का था और आज 65 लाख में उसी के हिसाब से आंका जा रहा है। मैं आपसे बताना चाहता हूं, एक तोते को पिंजड़ा में बंद करके उसको सिखाया जाता है, तोता वही बोलता है। इसमें कहीं से कहीं तक दो राय नहीं है। नीतीश कुमार की खामोशी बहुत कुछ कह रहा है। आने वाला कल के बारे में नीतीश कुमार इस चीज का जवाब नहीं दे रहे हैं, ये तो कल बताएगा क्या होगा। लेकिन ये जो होटल घोटाला, रेल मंत्री रहते हुए उन्होंने क्या से क्या किया, हर जगह छापे, क्या इस चीज को दुनिया नहीं देख रही है? क्या ये एक आदमी के बहुत इंपॉर्टेंट बात ये लालू प्रसाद यादव, ये लालू प्रसाद यादव, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो भी चीज दिखाई जा रही है, जो भी चीज कही जा रही है, इसमें कहीं से कहीं तक दो रहनी है। ये सरकार, बिहार की सरकार को गिराने के लिए लालू प्रसाद यादव बीजेपी के खिलाफ बोल रहे हैं, उन्हें धमकाया जा रहा ताकि वो इस चीज से ना बोले, डरे। नीतीश कुमार का जिक्र किया, हाँ, नीतीश कुमार का जिक्र किया, बहुत इंपॉर्टेंट आपने पहलू को छूने की कोशिश की है। नीतीश कुमार खामोश है, नीतीश कुमार कुछ बोल नहीं रहे हैं, मतलब क्या है, जरा समझाएं आप। इसमें
अब आप चैनल पे बैठे हो, दुनिया देख रही है, नीतीश कुमार को इसमें कहीं से कहीं तक कुछ तो बोलना चाहिए, कुछ तो उन्हें कहना चाहिए। हमारी नीतीश कुमार के साथ लालू प्रसाद यादव की सरकार है, गठबंधन क्या नहीं? एक गठबंधन मिनट, क्यों नहीं तोड़ते? अच्छा एक मिनट, गठबंधन लालू नहीं, एक मिनट, जवाब- मैं आपसे जिलानी साहब मैं आपसे बताना चाहता हूँ, जी गठबंधन कौशल इमाम को जवाब देने दें। जी जी सरकार बीजेपी के साथ नीतीश कुमार की नहीं चली, जी चलिए, चली थी कि नहीं चली थी? शानदार चली है। एक मिनट, किस चीज का शानदार चली है? अरे शानदार कौन सा चली, क्राइम- नीतीश नहीं, कुमार ने कौन उसका सा विकास क्राइम रुक किया, गया था? वो आज तक नहीं हुआ। नहीं, कहाँ घोटाले क्राइम नहीं रुक हुए। गया? कहाँ क्राइम रुक डिप्टी गया? सीएम होते हुए कहाँ जमीन- क्राइम रुक गया? मिट्टी नहीं बेचा, ये मैं मिट्टी आपको बेचा है आपके डिप्टी क्राइम सीएम, क्या क्या हुआ? बात कर रहे हैं? एक मिनट, छोटा सा एग्जाम्पल, यूपी में किसकी सरकार है फुल बहुमत से? यूपी किसकी में कुछ सरकार नहीं हो रहा है। क्या नतीजा आ रहा, रिजल्ट आ अरे रहा? कुछ नहीं आ रहा है। क्या आपको आप कुछ लोगों नहीं, सब को कुछ, सब कुछ। शर्म आनी चाहिए अरे कि शर्म देश नहीं, हमारी सब कहाँ कुछ जा वहाँ रही है? बहुत अच्छा हमारा हो रहा है। उत्तर प्रदेश के सबका लोग साथ, सबका विकास डर हो में रहा है है, वहाँ खौफ पे। में है। क्या आप बात बिहार कर पे रहे हैं? बात करें, मुद्दा आप लोग बिहार चल खामखा रहा है। की बातें नहीं, कर रहे हो, जी। सिर्फ सरकार कौशल आपकी है, इमाम, आप कौशल लोग हर इमाम, तरह से जरा दबाना इस- चाहते जरा हो। इस चीज को आप स्पष्ट करें, आप स्पष्ट नहीं कर रहे हैं। नीतीश कुमार खामोश हैं, उन्हें बोलना चाहिए, कल क्या होगा नहीं कहा जा सकता। ये क्या इशारा देना चाह रहे हैं आप? कल क्या होगा नहीं कहा जा सकता, मतलब क्या है, जरा स्पष्ट कर दें। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं कल का भविष्यवाणी नहीं कर सकता हूं, आदमी का एक पल का भरोसा नहीं है, इतनी बड़ी भविष्यवाणी मैं नहीं कर सकता हूं। मैं एक आरजेडी का अभी एक चुनाव लड़ा था, एमसीडी का, मैं हार गया। मैं इतनी बड़ी भविष्यवाणी और नेता, मैं लोकल हूं दिल्ली का, अभी मुझे ऐसा प्रभार नहीं मिला गया है कि मैं जाके बिहार का सारी चीजें आपको बता दूं। मैंने अपने हमारे जो पार्टी के बड़े नेता हैं उनसे हमने गुफ्तगू करके मैं आपके पास आया हूं। मैं ये बताना चाहता हूं, नहीं वो सामने आ जाएगा, जो इशारों के लिए लोग कहते हैं, इशारों में सारा कुछ जो होने वाला है वो कल आएगा। जो होने वाला है वो कल आएगा। कौशल इमाम, अगर तेजस्वी यादव को मंत्रिमंडल से हटाया जाता है तब आरजेडी का स्टैंड क्या होगा? अगर नीतीश कुमार ऐसा स्टेप लेते हैं तो जाहिर सी बात है, इसमें कहीं तक दो राय नहीं है। अगर ऐसा स्टेप नीतीश कुमार लेते हैं, हमारे उप मुख्यमंत्री के खिलाफ, हमारे कैबिनेट में मंत्री हैं, हमारे पार्टी के खिलाफ, बिहार में हम ऊंची पार्टी हैं, तो कुछ ना कुछ हमारे पार्टी लालू प्रसाद यादव जी अपना डिसीजन लेंगे। अब वो क्या लेंगे इसके बारे में मैं आपको नहीं बता सकता। चलिए हम पवन दीक्षित के पास, हम यासिर आएंगे, चूंकि थोड़ा सा पहलू बदल गया है इस डिबेट का। पवन दीक्षित, महागठबंधन का भविष्य क्या देख रहे हैं आप? अटूट है। देखिए, सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, यही बीजेपी चाहती है जो चल रहा है। मैं इस सीबीआई से कनेक्ट नहीं करना चाहता हूँ। बहुत सारी चीज़ें उथल पुथल जो चीज़ों की होती रही है और लोकल लेवल पर हुई, वहाँ जो चीज़ों को किया जा रहा है, आपसी मिसकम्युनिकेशन जो पैदा किया जा रहा है जेडीयू और आरजेडी के बीच में या हमारे महागठबंधन के बीच में, ये सिर्फ यही चाहते हैं, तू रूठी मैं छूटी। सीधी बात है, जैसे अभी जिलानी साहब ने कहा कि सरकार गिरा दो, समर्थन वापस ले लो, यही ये लोग चाहते हैं। मैं इस बात को, दोनों परिपक्व नेता हैं, मैं लालू जी और नीतीश जी के लिए बात कर रहा हूं क्योंकि हम तीसरे नंबर पर हैं वहाँ पर। वो बहुत अच्छे से कोई चीज़ को सोचेंगे, उन्हें पता है वो सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ लड़ रहे हैं, वो जिस चीज़ के लिए जुड़े हैं वो उस चीज़ को अच्छी तरह ध्यान देंगे। और जो भी ये हर्डल्स आ रहे हैं इसको आपस में महागठबंधन में पवन डिस्कस दीक्षित के बाद एक वो चीज चीजें बताएं, करेंगे, लेकिन महागठबंधन पे इससे कोई खतरा नहीं। लेकिन पवन दीक्षित एक चीज बताएं, बीजेपी कह रही है कि नीतीश कुमार खामोश क्यों है, आरजेडी भी कह रही है कि नीतीश कुमार को चुप्पी तोड़नी चाहिए, बोलना चाहिए, क्या मतलब निकाला जाए? देखिए, मैं आपको बताऊं, मैं आरजेडी से नहीं हूं, लेकिन नहीं, महागठबंधन से आप हैं, कांग्रेस के नेता हैं, वही बात बोल रहा हूं, अच्छे वक्ता हैं आप। मेरे आप सुन लीजिए कि आरजेडी की जो मैंने आदरणीय लालू जी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी थी, उन्होंने भी आज बोला था, दोपहर में जब हो रही थी, दोपहर वाली बता रहा हूं मैं, कि हमारा गठबंधन अटूट है और हमारे गठबंधन को कोई नुकसान नहीं होने वाला है। इवन अभी हमारे बीच में वैचारिक मतभेद आया राष्ट्रपति चुनाव के लिए भी, चीज़ें बहुत खराब लेवल तक गई वैचारिक रूप से, लेकिन चूंकि छोटे चीज़ों को छोड़ना पड़ता है बड़ी चीज़ों को रखने के लिए, सांप्रदायिक शक्तियों को रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी का जो हाल किया बिहार में, वो महागठबंधन नहीं किया, लालू यादव जी, नीतीश जी और कांग्रेस के साथ में मिलकर। यही चीज़ सोच करके लालू जी और नीतीश जी कोई भी भविष्य के लिए फैसला लेंगे, कोई भी ऐसा चीजें नहीं होंगी जो मुझे नहीं लगता कि वो कहीं गठबंधन पे ऐसी सिचुएशन बनती है, जो आपने अभी कहा भी कौशल इमाम सिद्दीकी से कि क्यों नहीं आप अलग हो जाते हैं, अगर ऐसा है और नीतीश जी ने उपराष्ट्रपति के लिए बोल भी दिया कि मैं विपक्ष चलिए ठीक है, हाँ उस पर बोल दिया है, लेकिन राष्ट्रपति में साथ नहीं है, ये भी बात सही है। तो जी यासिर जिलानी, तब बीजेपी का स्टैंड क्या होगा? क्या बीजेपी नीतीश कुमार को समर्थन देगी? क्या बीजेपी सरकार को नहीं गिरने देगी? नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहेंगे? स्पष्ट करें जरा। देखिए, बिल्कुल इसमें मैं स्पष्ट करूंगा आपको कि हम लोग कोई भी तोड़फोड़ की राजनीति नहीं करते। अगर सरकार गिरती है तो कोशिश ये रहेगी कि इलेक्शन कराया जाए फ्रेश,
जिसमें हम बहुमत से जीत के आएंगे। पूरा हिंदुस्तान इस वक्त हमारे साथ है। हम जो काम अगर कर वो रहे हैं इलेक्शन होगा तो नीतीश कुमार साथ में होंगे? अब ये तो वो डिसाइड करें नीतीश कुमार नहीं, बीजेपी किसके क्या साथ चाहेगी? होंगे। बीजेपी क्या चाहेगी? क्या वो चाहेगी वही कि नीतीश कुमार 15 साथ साल हो? पुराना भय नीतीश कुमार भ्रष्टाचार चाहेगी? वाली सरकार, नीतीश कुमार की सरकार चाहत क्या जो रही होगी है वो अलग बात है। बीजेपी देखिए, क्या चाहेगी? स्पष्ट मेरे करें जो आप। जज्बाती फ्रेंड हैं कौसर इमाम सिद्दीकी साहब, मैं ये बहुत जज्बाती हैं। इन्होंने अभी बहुत सारी चीजें नहीं कही क्योंकि इनके पार्टी के लोगों से इन्हें पूछना पड़ेगा। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि क्या वही वो सरकार साथ निभाएगी जो 15 साल पहले बिहार में जंगल राज था, वो वाली सरकार जो अभी चला रहे, इसलिए ये सारी प्रॉब्लम आ रही है। मेरा बिल्कुल स्पष्ट क्लियर है। कौसर इमाम सिद्दीकी, एक मिनट, मेरा यासिर जी, स्पष्ट क्लियर है कि हम चाहेंगे, स्पष्ट करें, आप इस सवाल को टाल रहे हैं। मैं स्पष्ट कह रहा हूं कि कम से कम हमारा बीजेपी क्या चाहेगी? लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि जी चुनाव हो, तब की तब देखी जाएगी। लेकिन मैं नहीं, स्पष्ट कमाल कहना करते हैं, चाहूंगा, स्पष्ट कर रहा हूं कि चुनाव हो और चुनाव में कोशिश ये रहेगी कि भाजपा चुनाव उन दलों के साथ लड़े जो विकास के ऊपर लड़े, जो डेवलपमेंट जिसमें जेडीयू शामिल हो, जिसमें जिसमें जेडीयू शामिल हो। अगर जेडीयू वो अपने पुराने नहीं, बीजेपी क्या चाहेगी? देखिए, बीजेपी के पास अभी ये पोजीशन है कि वो किसी को ना लेके भी चुनाव लड़के चुनाव जीत सकती है। वो पिछली बार जो जनता थोड़ा जनता जो थोड़ा इन्होंने बहका दिया था जातीय समीकरण पे, इस बार नहीं बहकेंगे। इन्हें यूपी में कैसा तमाचा लगा है पूरे हिंदुस्तान की पब्लिक ने देखा है। और बिहार की तमाचा पूरे दुनिया देखी। अगर नीतीश बिहार कुमार की आएंगे तो तमाचा स्वागत पूरी हम दुनिया करेंगे। देखी। बिल्कुल नहीं, बिहार की यासिर जिलानी, आप पूरा हिंदुस्तान नहीं, पूरे नहीं, दुनिया के मैंने लोगों ने स्पष्ट देखा बात कह दी, और आपको बोला कि समझना मोदी चाहिए। की नहीं, बातें आपको को जवाब समझना सिर्फ चाहिए। बिहार के स्टेट के लोगों ने दिया और कहीं के लोगों ने दिया। इसीलिए आज ये हालत है कि अरे, आज हर दूसरा आदमी घोटाले में फंसा हुआ है। भाई, अगर पब्लिक ने नहीं फजी, समझा यहाँ होता तो दुनिया तो की- डिप्टी सीएम ने यहाँ तो जिसे मिट्टी दुनिया- नहीं बेचा होता, मिट्टी बेच दिया। शर्म आनी आज चाहिए आपको- आप लोगों को कि अच्छा, मिट्टी बेचता है एक वो। मिनट, लेकिन- मिट्टी वो- जिससे एक किसी मिनट, गरीब के घर के लिए मिल बड़े- बिल्कुल, बड़े- मिट्टी बेच दिया मैं उन्होंने। आपको बताना चाहता हूँ, बिहार ही एक ऐसा स्टेट है जिनकी बड़ी बड़ी बातों का जवाब वोटों से दिया गया। इस ये बार कैसी देखेंगे, बातें कर रहे हैं? इस बार देखेंगे। ये आखिर ये यूपी चलिए, में ठीक ऐसा है, देखेंगे कैसे हुआ? सरकार। चलिए, ठीक है। जो उप मुख्यमंत्री जो डिप्टी सीएम है यूपी का, सीएम जेल उसका जाएंगे, उसके बैकग्राउंड बाद आप क्या जानते होगा? हो क्या कल क्या का है? इंतजार कीजिए, उसके जब बारे जेल में जाएंगे तो क्या फैसला आज लेते हैं आप आप मैं लोग? कहता हूँ कि क्या आज फैसला आप लेते हैं आप लोग? आप महागठबंधन बिहार का हमारा टूटता है, हमें कोई एतराज नहीं। नहीं, और इलेक्शन भी नहीं, करा के आप मेरे दिखलाओ, सवाल आपको का पता चलेगा। सिद्दीकी साहब, मेरे सवाल का सिर्फ ये जवाब दे दो आप कि कल डिप्टी सीएम आपका ये जेल क्या जाएगा है? नहीं, तो नहीं, आप क्या करेंगे? मैं आपको बताना चाहता एफआईआर हूं, दर्ज हो चुकी है, जेल जाना पड़ेगा। आप कोर्ट को जानते हो, कानून को जानते हो, जेल जाना पड़ेगा। आप क्या करेंगे? आपकी बात से सहमत हूं, मैं बताना चाह रहा क्या हूं। करना चाहिए? जिलानी बताइए। साहब, जो आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो जी। ना, आपकी जो हमारा अच्छे पार्टी जो बिहार में सिर्फ हमने 3 पार्टी जोड़ा, महागठबंधन, कांग्रेस, जेडीयू, आरजेडी। जी, हमारी बीजेपी नतीजा की सामने आ रहा गवर्नमेंट है ना? सेंट्रल में जो है नतीजा सामने आ रहा है वो ना? ऐलान आने दे। करके छोटी छोटी पार्टियों को चलिए, दूसरे ठीक। कमजोरी पता है, जी, छोटी पवन छोटी कुछ कहना चाहते हैं। पार्टियों को लेकर साथ चल रही चलिए, पवन है। कुछ क्या कहना क्या चाहते उसे हैं, पता है? प्लीज, रामविलास आपके पास। पासवान ने क्यों अभी नहीं अकेले लड़के एक दिखाए मिनट, बीजेपी? पवन दीक्षित कुछ कहना चाहते हैं। बीजेपी पवन अकेले दीक्षित। लड़के दिखलाए। चलिए, कौशल देखिए, इमाम, एक सबसे बड़ी मिनट। बात जी, क्या है? पवन दीक्षित छोटी कुछ छोटी सी चीजें हैं, पब्लिक को थोड़ा पता भी लगना चाहिए लोगों को। दरअसल अभी जिलानी भाई ने बोला कि 15 साल वाला शासन आ जाएगा, तो इसका मतलब यह है कि लालू यादव सरकार को चला रहे हैं, डिप्टी सीएम सरकार को चला रहे हैं। सरकार को चला रहे हैं, सरकार को चला रहे हैं भाई। आप आप क्यों मेरे मेरे विकास यासिर प्रवक्ता जिलानी, हैं, यासिर जिस जिलानी, एसपी और जिस जिलानी कलेक्टर साहब, को चाहते हैं तबादला करा यासिर देते जिलानी, हैं। आप कुमार संविदा है, को- सुनिए, संविदा प्रवक्ता अभी है, कल का- बात तो सही से कौशल इमाम, एक जिलानी मिनट। साहब, मेरी अब कल बात 25 नहीं- आईपीएस जी, का जी, ट्रांसफर पवन हुआ दीक्षित यूपी बोलिए। में। आप आप लोगों ने दीक्षित देखा बोलिए। 25 बोलिए, आईपीएस का। इनका कहना है कि डिप्टी सीएम सरकार चला रहे हैं, इसका मतलब सुशील मोदी पहले सरकार चला रहे थे, नीतीश कुमार जब भी पपेट थे और आज भी पपेट थे। सुशासन ठीक का है, पहली चीज। सुशासन का डंका दूसरी बज बात रहा आपको था, बताऊं, सबका विकास हो रहा था, डेवलपमेंट हो रहा था बिहार का। मोदी साहब बिहार बिहार चला रहे हैं। बिहार को टाइम्स नरेंद्र मोदी मैगजीन जी ने को अगर नींद अपने नहीं आप आती कोट है तो किया। बिहार देश को सरकार को बिहार में देश के प्रधानमंत्री नहीं थे प्रधानमंत्री तब। जो हिस्ट्री में 70 साल में कोई नहीं किया, इजराइल पूरी देश नहीं, पूरी अरे दुनिया चला ये तो रहा है। हमारी- देश के नहीं, प्रधानमंत्री चलिए, हमारे- हम मुद्दे पर हमारी- हैं, मुद्दे पर हैं। हमारी- तीस हम सेकंड मुद्दे और पर लूंगा, हैं। सिद्दीकी विदेश जी, से जल्दी किए, काम। उसके लिए गए वो वहां पे जिलानी, इजराइल जिलानी, किसमें एक कोई मिनट, एक मिनट, आप सबसे पवन बड़ी दीक्षित बात मैं आपको बात बताऊं, पूरी कर लें। पवन मोदी जी जल्दी से बात को पूरी पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा अगर कोई चीज दुखी करती है और जो नींद नहीं आती वो है बिहार। 27 अगस्त को लालू जी ने विपक्षी दलों को मिलाकर के एक रैली का आयोजन करने किया है। सारा गेम वहां के लिए है। लालू यादव को या राबड़ी देवी को या तेजस्वी को या लालू यादव परिवार को ये जेल भेजना चाहते हैं इस रैली से पहले मॉरल ग्राउंड पर इस चीज को मॉरली लोगों पे इंपैक्ट पड़े। लेकिन लालू यादव देखिए कुछ भी हो, उसका जो सीबीआई सही है गलत है ये भविष्य बताएगा, लेकिन लालू यादव खांटी नेता है, लालू यादव बहुत जीवट वाले आदमी है, इससे कोई भी चाहे पक्ष का हो या विपक्ष का हो कोई कांग्रेस कहाँ होगी? जेडीयू के साथ या हम आरजेडी के महागठबंधन साथ? के साथ हैं।
नहीं, आरजेडी के साथ, आरजेडी के साथ। अब महागठबंधन के साथ शरीर का कोई भी अंग शरीर के साथ जुड़ता है। कोई ये नहीं कह सकता कि पैर अलग हो जाए या हाथ अलग हो जाए। महागठबंधन के साथ इसी तरह सपोर्ट करेगा। जी, आप पवन दीक्षित बिल्कुल सपोर्ट करो। 44 से 4 पे आ जाओगे। कहा महागठबंधन रहे या जाए, अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने कहा, देखिए तो कांग्रेस कहां रहेगी फिर? पवन दीक्षित, देखिए मैं आपको वही मैं बता रहा हूँ, इनका आपने परिप्रेक्ष्य में क्या बोला था। उन्होंने बोला कि अगर महागठबंधन चला जाए, इसका मतलब अगर नीतीश जी और इनका कोई बात होने वाली हो, अगर बोला इन्होंने, मैंने उस बात को गौर किया। देखिए इफ और बट में बहुत सारी बातें हो सकती हैं जो राजनीति बीजेपी भी है, हाँ, भी है। 7.5 साल कांग्रेस बीजेपी पिछली बार उन्हें लॉटरी लग गई, इन दोनों की वजह से इनकी कुछ सीटें आ गई। आज लालू वो अलग हो जाएंगे, 0 पे आ जाएंगे, यूपी की तरह 3 सीटों पे रह जाएंगे। अब आप लॉटरी लग गई। अब आप वो वाली बात मत कहिए कि बंदर को कत्तर मिल गई, बजाज सब बैठा। कांग्रेस पार्टी ने 55 साल देश में सेवा की है। आप 3 साल में ज्यादा बनाते आज इजराइल में जो ढोल पीट करके आ रहे हैं वो कांग्रेस की देन है। आज अमेरिका में भी ढोल पीट रहे हैं वो कांग्रेस की देन है। 3 साल से जो आप रिबन काट रहे हैं वो कांग्रेस का है। एक मेट्रो तक तो दे नहीं पाए आप गुजरात में। बात करते हैं बड़ी बड़ी, एक सवाल बातें करते हैं। आज भी रिबन आपके पास आएंगे, बातों के कपड़े दुनिया को दिया अरे आप इजराइल से क्या लेकर के आए मुझे बताइए। आप इजराइल से क्या लेकर के आए देने के? ये अपना इतिहास बना कर आ गए। हम तो हमारी बातें की है। इजराइल हमें क्या देने वाला है? क्या दे रहा है हमें? चलिए ठीक, उस तरफ एक सवाल यासिन भाई से, बहुत कुछ हासिल होगा। चलिए ठीक, एक सवाल यासिन भाई से। अरे सामरिक दृष्टि का बीजेपी ने बनाई है। चश्मा भारतीय जनता पार्टी का आपको आने 3 साल से ये हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं फैज साहब, मैं आपको बताना चाहता हूँ, माफी चाहता हूँ, देश के प्रधानमंत्री पूरी दुनिया में ये बताना चाहते हैं पूरी दुनिया में कि आप लोग देख लो, आने वाला 2019 में हम फिर आए या ना आए, लेकिन जहां कभी कोई नहीं आया वहां मैं बार बार आया। ये देश के प्रधानमंत्री चलिए ठीक है, वो एक अलग मुद्दा है, हम उस पर नहीं जा रहे हैं कि एक अलग मुद्दा है। मोहम्मद इमरान आपके पास आएंगे, आप सवाल करेंगे। फजील, जो बातें हो रही हैं, जिस तरह से अपनी अपनी बातों को रखा जा रहा है आरजेडी की तरफ से या फिर कांग्रेस की तरफ से या बीजेपी की तरफ से, जेडीयू के कोई नेता यहां पे है नहीं, क्या दर्शा रहा है? आपको क्या लग रहा है? एक तरफ यासिर जिलानी ये कह रहे हैं कि चुनाव हो जाएंगे, किस तरफ नीतीश कुमार होंगे वो नीतीश कुमार जाने, लेकिन बीजेपी क्या चाहेगी इस पर स्पष्ट नहीं बोल रहे हैं। कौसर इमाम सिद्दीकी कह रहे हैं कि महागठबंधन रहे या जाए, एक जुमला इन्होंने ये भी कह दिया। पवन दीक्षित कह रहे हैं कि अटूट है हमारा महागठबंधन। क्या दर्शा रहा है ये सब? देखिए फैज भाई, एक तो सिद्दीकी साहब ने एक बार आते ही पहले ही बोल दिया कि भाई 3 बार के मुख्यमंत्री हैं तो संपत्ति इकट्ठा कर सकते हैं, इसमें किसी को बहुत आपत्ति करने की जरूरत नहीं है। सीधी सी बात, जब उनका स्टैंड क्लियर हो गया कि भाई हम भ्रष्टाचार करें चाहे कुछ भी करें, हम ऐसा नहीं है कि अगर कोई 3 बार मिनिस्टर हो जाए तो वो बिलियनियर और मिलियनियर हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। जिस मुद्दे पर बहस हो रही, अगर हम मिनिस्टर हो जाए तो हम 1000 करोड़ के आदमी हो सकते हैं, इस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए क्योंकि हम मिनिस्टर हैं। एक तो खुली बात हो गई। जिस विषय पे डिबेट हो रहा था वो डिबेट तो खत्म हो गया कि साहब हम मिनिस्टर हैं तो हम 1000 करोड़ के आदमी हो गए, आपको चिंता किस बात की है, हम गवर्नर रह चुके हैं। दूसरी बात, जिलानी साहब उत्साह में बहुत कुछ बोल जाते हैं, अति उत्साह में, बहुत अच्छे वक्ता भी हैं। जिस तरह से इन्होंने कहा कि हम चुनाव चाहते हैं, इसका मतलब कि आप डेमोक्रेसी खत्म कर देंगे? कैसे आप चुनाव करा देंगे भाई? सरकार को एक सिस्टम से गुजरना पड़ेगा, विश्वास मत आएगा, लोग विधायक वोट देंगे। नहीं, आप कैसे मान सकते? नहीं, आप ये डिसीजन कैसे? इसका मतलब कि आपने प्लान करके बैठा है कि हम अपने गवर्नर से इनको खत्म कर देंगे? नहीं, देखिए बिल्कुल नहीं, कल कैसे खत्म कर सकते हैं? अभी तो आपने अभी जिस तरह से सरकार के मंत्री, नहीं, जिस तरह से सरकार उत्तराखंड में भी छोड़ी थी, जिस तरह से सरकार के मंत्री, नहीं, जिस आप विपक्ष में है कि नहीं बिहार में, आपके प्रदेश तो आप जिस तरह से सरकार के मंत्री भ्रष्टाचार में फंस रहे हैं, आप नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आइए। आप ले आए क्या?
इतना करप्शन होने के बावजूद भी आप विपक्ष में आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आइए। बिहार की राजनीति से दूर है सर, बिल्कुल। मोदी क्या कर रहे हैं आप देखिए तो विधानसभा में सुशील प्रस्ताव मोदी लेके क्या बात कर रहे हो आप जानकारी हासिल करते हैं ना। सदन के अंदर अविश्वास प्रस्ताव लेके आइए, आप सदन के अंदर अविश्वास प्रस्ताव लेके आइए। एक मिनट, फिर सरकार को गिराइए, तरीके से तो आएगा फिर सरकार को गिराइए। सरकार को गिराने के बाद 6 महीना राष्ट्रपति शासन लगेगा, उसके बाद चुनाव की बात करेंगे आप। हाँ, तो उसकी बात की बात कर रहा हूँ, अभी थोड़ी कह रहा हूँ कल चुनाव करा देंगे, कैसी बात कर रहे हो आप? जिस ये तरह तो आप से ऐसी बात कर रहे हो कि हम आपस में आप 1 मिनट में चुनाव इसका मतलब हम कहीं ना कहीं साजिश की बू आ रही है। कोई साजिश की आप बू नहीं आ रही। गवर्नर को दबाव बनाएंगे सरकार गिराने के लिए। कोई नहीं। आप अरे फजील साहब, आप बंगाल में देख लो, बंगाल की गवाह देख लो, कहाँ वहाँ का सकून चैन, वहाँ का राज्यपाल क्या कर रहे हैं। हम बिहार इसी मुद्दे पर है, हम बंगाल वगैरह का एक बात बता रहा हूँ, हो चुका है की डिबेट कर रहे हैं, उत्तराखंड इसका गवाह है। उत्तराखंड में इन्होंने गवर्नर रूल लगा दिया। उत्तराखंड उच्च न्यायालय तमाचा मारा भारतीय जनता पार्टी के। जमानत जब्त होनी चाहिए। जैसे गोवा में आपके मुख्यमंत्री की हुई है, अरे गोवा में भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष की हुई है। सबको पता है मणिपुर और गोवा में आपने क्या किया है, सबको पता है आपने अरुणाचल में क्या किया है, सबको पता है आप तमिलनाडु में क्या कर रहे हैं, सबको पता है आप वेस्ट बंगाल में क्या कर रहे हैं, सबको पता है आप दिल्ली में क्या कर रहे हैं, सबको पता है आप बिहार में क्या कर रहे हैं। आप तोड़ने के कुछ नहीं कर रहे हैं, विकास की राजनीति ना करके आप विनाश की राजनीति कर रहे हैं। बातों के सिवाय पब्लिक को छलने के आप कुछ नहीं कर रहे हैं। चलिए ठीक है, बुलेट की बातें करते हैं आप लोग। मैं आपको बता रहा हूं, ये सरकार हमारी जो सेंट्रल में चल रही है, ये सरकार देश को कहां ले जाएगी, ये आने वाला कल देखेगा, बताएगा, खुद पता चलेगा देश कहां जा रही है। मुद्दे पे बात नहीं कर रहे हैं हम, जो सीबीआई की छापेमारी हुई इस पे बात कर रहे हैं हम। जी मोहम्मद इमरान, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी, मैं यासिर भाई से ये पूछना चाहता हूं कि यदि राष्ट्रपति चुनाव में लालू जी एनडीए की तरफ आ जाते हैं तो क्या सीबीआई इनको फिर भी जेल भेजेगी? अगर वो जुर्म साबित हो जाएगा तो जेल जाएंगे। नहीं, जुर्म थे, अब तो जेल जाने का टाइम आ गया, 2-4 दिन जेल जाएंगे, 1-2 दिन में ही भेजना पड़ेगा। नहीं, बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे सवाल हैं। चलिए ठीक है, कौसर इमाम जी, थोड़ा सा जब आप कुछ बोल रहे हैं ना तो स्पष्टता नजर नहीं आ रही है, जरा स्पष्ट बोलें आप। नीतीश कुमार से आप क्या चाह रहे हैं? नीतीश कुमार की सरकार है, नीतीश कुमार से क्या चाह रहे हैं आप? आपने कल तक का न्यूज देखा होगा, नीतीश कुमार ने जवाब दिया हमारा रिश्ता अटूट है, महागठबंधन, हमारी महागठबंधन बिल्कुल सही ढंग से अपने ट्रैक पे जा रही है। बिहार में हमारी पार्टी, हमारी 3 पार्टियों के जो सहयोगी दल है बिल्कुल साथ है, कहीं से कहीं तक। अब आज का जो आपने चीज जो देखा, सीबीआई के छापे जो भी आप लोग देख रहे हैं, जो अभी आपने सबको बुलाया है, जो अपनी अपनी सारे आदमी बातें रखते हैं या रख रहे हैं, अभी इसका अब हम कल के या परसों के या आने वाला कल का रिजल्ट आपको नहीं दे सकते हैं। फैज साहब, मेरा मतलब ये है, जैसे हमारे भाई साहब अभी बोले हैं कि जो है ये कह रहे हैं, कौसर साहब कह रहे हैं कि 15 साल का मिनिस्टर, मैं एक मेरी बातों को आपने पूरी समझा नहीं। मेरा मतलब था एक आदमी बिहार का 15 साल मुख्यमंत्री रहा, 5 साल रेल मंत्री रहा, अगर उसकी प्रॉपर्टी है तो 65 लाख रुपया ऐसी आ सकते हैं। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है। बड़े जज्बाती आदमी मेरी बात सुनिए, आप सुनिए, ऐसी देश में आप मेरी बात सुनिए, क्या एक मंत्री आप को सुनिए, फजील साहब, फजील साहब, आप मैं चुप हो जाऊंगा, यासिर साहब आप भी बोलिएगा। ऐसी प्रॉपर्टी, एक मिनट, अरे यार सुन तो लो, ऐसी प्रॉपर्टी देश में नेताओं के पास मतलब पूरे स्टेट खरीदने के लिए है। सबके ये पास कहो है, एक के पीछे पड़ा गया है, किसी तरह सरकार गिरे, सरकार बने, गिरे, टूटे फूटे, मतलब बिहार में इनकी नाक कटी थी सेंट्रल में आने के बाद पहली इलेक्शन, और बिहार के लोगों ने दिखला दिया कि काम बोलता है, नाम नहीं बोलता है। ये उसका रिजल्ट है। कौसर इमाम, क्या ये सच नहीं है कि चारा घोटाले के एक मामले में जो 37 करोड़ 70 लाख रुपए का एक मामला बनता है निकासी का, उसमें दोषी करार दिए गए हैं लालू यादव, अब 5 साल वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं? क्या ये सच नहीं है? बिल्कुल आपकी बात है, ये कोर्ट इसको अभी तक साबित नहीं किया है।
जेल जाना एक अलग सी बात होती सजा है। हो चुकी है उसमें। सुनिए, सजा सजा हो होती है। चुकी 5 है। साल की आप सजा सुप्रीम हुई है। कोर्ट में आकर भाई, 5 सुनिए, साल की सजा है, जमानत पे बाहर है वो। देखिए जमानत पे बाहर फैज चुनाव भाई, लड़ एक बात नहीं मैं आपको सकते। बताना चाहता क्या- हूँ, क्योंकि कैसर भाई दिल्ली में रहते हैं, अब इनकी इतना पोस्टमार्टम करना अच्छी बात नहीं है इनके लिए। तो मैं ये एक चीज बता देता चाहता हूँ कि जब जिस तरह से लालू जी ने आज कहा कि ये मामला 2004 है, हमारे मुख्यमंत्री बनने से पहले है, ठीक उसी तरह से 2003 का ठीक उसी तरह से चारा घोटाला में भी उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री थे उनका क्या नाम था? जगन्नाथ मिश्रा के टाइम का था, इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में भी उन्होंने यही कहा कि साहब ये पुराना मैटर था। लेकिन लास्ट में- फजील, जब आप ये सब बातें कहते हैं तो बड़ा विरोधाभास लगता है। अभी थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे कि साजिश है, किसकी साजिश? मैंने ये नहीं कहा कि साजिश है। नहीं, जो आप कह रहे थे वो ये मैंने नहीं है, साजिश वो नहीं नहीं कहा। था। उन पे कोई वो- यकीन नहीं जो है। आप जब कह रहे थे मैंने वो कह साजिश रहे नहीं थे कहा। कि इनके तोता पहले की तो तरह ऐसे पहले भी मौका काम होता था, प्रस्ताव आज नहीं भी है काम कि हो रहा मौका है। देख के अगर राजनीति में मैंने होती तो साजिश सांसद नहीं सरकार होते वो। नहीं, मैंने साजिश ये कहा कि जिस तरह से ये कह रहे हैं कि हम सरकार नया चुनाव चाहते हैं, उस पर हमने कहा कि क्या आप सरकार जो है गवर्नर को सेट कर चुकी है क्या? मैं उस पर जानना मैं कह रहा था। इनके साथ प्रॉब्लम ये है कि मैंने वो बिल्कुल मैंने वो कहा नहीं जो आप जो सोच रहे हैं। मैंने मैं तो कह रहा हूं, आज वो कह रहे हैं कि भाई ये मामला पुराना है, चारा घोटाला चलिए उन्होंने ठीक कहा था है, कि ये चलिए मुख्यमंत्री जल्दी कांग्रेस जल्दी, के अब थे, चूंकि उसमें वक्त किया। नहीं है, वक्त नहीं है जी। हम देखिए, मोहम्मद हम इमरान, कोई एक भी लाइन में चीज आप कानून मोहम्मद से इमरान चले, चूंकि हम वक्त ये नहीं है। चाहते हैं। मोहम्मद इमरान, कहाँ जाती दिखाई दे रही है बिहार की पॉलिटिक्स? बिहार की पॉलिटिक्स, और मैं पूरे देश की बात करूंगा, आज की तारीख में जिस तरह से हमारे भाई ने कहा कि हवाम में हर आदमी नंगा है, तो मतलब हर नेता भ्रष्ट है, इनके कहने का मतलब ये था। ठीक है, इन्होंने कहा कि लालू पे आरोप लगे, लालू को जेल भेजा जा रहा, और नेताओं की इंक्वायरी क्यों नहीं हो रही है। ठीक है, कुल मिला के ये कहा जाए कि पॉलिटिक्स में जो है, जो आदमी आता है भूखा नंगा आता है और अरबोपति बन जाता है, उसकी कोई इंडस्ट्री नहीं होती है। चलिए वो ठीक कैसे? है, चलिए ठीक है, ठीक है, चलिए ठीक है। जी पवन दीक्षित, आप क्या कहेंगे आखिर में? अगर एक लाइन हम आपसे पूछना चाहें कि महागठबंधन, जो मैंने पहले भी पूछा था, किस तरह से अटूट है? आपने कहा अटूट है, किस तरह से अटूट है? देखिए, जो जिस तरह से उठापटक चला है उसके संदर्भ में एक लाइन, क्योंकि वक्त नहीं है। राजनीति में उठापटक आती है, और ये नीतीश जी भी समझते हैं। राहत इंदौरी साहब की एक लाइन है, किराएदार है, मालिक मकान थोड़े ही है, किराएदार है, चले जाएंगे, जब जी। समझ में आ जाएगी। तो चीजें जो आई हैं राजनीति में, बहुत इन लोगों ने देखी है सब चीजें, उठापटक 40 सालों का, 50 जी साल का राजनीति। चलिए, यासिर इनकी भी जिलानी, किराएदारी चली और गई। दूसरे मामलों में इस तरह की तत्परता क्यों नहीं? नहीं, सारे मामलों में देखिए पिछले 3 साल से जो सरकार काम कर रही है वो अपने आप में एक विश्वास के साथ भारत की जनता ने उसको यहाँ पे प्रचंड बहुमत से सरकार बनाई। मोदी जी ने जो काम किया है पिछले 3 साल से, आप देख रहे हैं, हम लोगों ने कई बार, सैकड़ों बार ये डिबेट आपके साथ करी है यहीं पे, और उनके कामों के बारे में बताया। ये और दिल्ली में ही दिखला दी। चलिए कौशल, आप ही दिल्ली में ही दिखला दी। आप ही सुनेंगे। 3 सीटें आई नाक बचाने के लिए, ऐसी चलो, सरकारें ठीक हैं, है, कैसी ऐसे- कैसी। अब क्या चाहिए कि काम का जहां से देश चल रहा वहीं सरकार ऐसे दिखला ऐसे दी। क्रिमिनल जीत के आए, ऐसे ऐसे चोर ऐसे- जीत के आए जो हाँ, डेली जेल में जाते जी। हैं। अभी 3 एमएलए कल लड़की छेड़ने में जहां के ये रहने वाले हैं, वहीं का एक चलिए, एमएलए ठीक, है। नहीं, तो ठीक, कल हम लोग लड़की तो पहले छेड़ने ही- में- वो तो प्लीज, सुन मुझे रहे पता है ना, हैं कि जो आप- बीजेपी का हाथ है, उसके भी पीछे सेंटर में बीजेपी का हाथ है, उसके भी पीछे जिसके बारे में ये कह रहा है उसके पीछे बीजेपी के हाथ है। लेकिन यासिर जिलानी, एक और मैं क्यों conclude कर रहा था, प्रशंसा, बीच में बोल रहा नीतीश कुमार की प्रशंसा क्यों कर रहे हैं कौन? वेंकैया नायडू? नहीं, वेंकैया नायडू जी ने देखिए ये बात नहीं कही है। वेंकैया नायडू जी ने कहा है कि पूरी की पूरी जो सिचुएशन है, देखिए जब कहीं पे प्रॉब्लम आती है तो सरकार की नजर होती है वहां पे। हम लोगों ने कहा, मेरे भाई ने कह दिया कि हम कल चुनाव के लिए नहीं जा रहे। एक सिस्टम होता है, एक पूरा का पूरा प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद सारी चीजें होती हैं। चलिए, ठीक है। हमारी नजर है वहां चलिए, पे, ठीक कोई है। भी प्रॉब्लम होगी पब्लिक उस पे है सब नजर बना जानती के है। चलिए रखेंगे, ठीक है, कौसर क्योंकि इमाम, वहां पे किसी कौसर तरह इमाम की- वक्त बिल्कुल नहीं है, किसी कौसर तरह इमाम का वक्त कोई बिल्कुल नहीं है। हंगामा ना हो। क्या ये कहना लोग चाहेंगे दूसरा आखिर देने में आप? वाले हैं, वो नहीं होने देंगे। जी, मामला आपके लिए संगीन है, क्या कहना चाहेंगे आखिर में आप? एक लाइन में कौसर इमाम, जल्दी से। कुछ नहीं कहना चाहता हूं, कुछ नहीं होगा। जिधर गिदड़ भड़की है, ये गिदड़ भड़की से ना लालू प्रसाद यादव, ना उप मुख्यमंत्री, ना हमारे कैबिनेट, कुछ है जेल वो जाता है ये जो कैसे देश के कह लिए दे रहे हैं मरता है, यासिर काम जिलानी, करता कल जेल है। जाएंगे? ये अरे इनकी सरकार है, ये कुछ भी कह सकते हैं भाई। मतलब जो फजील जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, इनकी तो शायद सरकार आप है, इस कुछ बात भी को कर सकते हैं ये, साबित करना चाह पूरी रहे हैं। देश बार-बार में ये कुछ कर कहते सकते हैं ये। चलिए ठीक है, चलिए आप तमाम पूरी मेहमानों देश का बहुत इनके बहुत इशारों पे शुक्रिया। चल रहा है। हमारे पास वक्त नहीं। मोहम्मद इमरान आपका, कौसर इमाम सिद्दीकी आपका, फजील अहमद आपका, पवन दीक्षित आपका, यासिर जिलानी आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट में शामिल होने के लिए और अपनी अपनी बातों को बड़ी मजबूती और बेबाकी के साथ रखने के लिए। आगे आगे देखिए होता है क्या बिहार की पॉलिटिक्स
देश की पॉलिटिक्स को प्रभावित करती है। न्यूज़ लाइन में इतना ही, नमस्कार।